Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरह पढ़ लिया और लेक्चर नंबर 2 में हमने फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक्स सीखी, कैसे याद रखा जाए हर एक फंडामेंटल राइट को। ये हमने कल ही आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम स्टार्ट करेंगे असल में फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से। ठीक है, और इतना तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है, मेरा नाम है स्टेट। आर्टिकल 12 बोलता है मैं हूं स्टेट, मैं हूं स्टेट, मैं हूं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और जो आप बाकी के फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे वो मेरे ही खिलाफ है। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, मेरी डेफिनेशन है स्टेट और बाकी के फंडामेंटल राइट्स मेरे ही खिलाफ है। ये जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर मैंने ही आर्टिकल 12 नहीं, अगर मैंने ही वायलेट किए आपके ये बाकी फंडामेंटल राइट्स, तो आप जा सकते हो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं यहां तक। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल 12 ही आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो आप जाओगे कहां, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। मेरे पिछले लेक्चर देख लो। आर्टिकल 12 मतलब स्टेट। अच्छा, क्या इस स्टेट के अंदर कोर्ट आता है? अगर आपका कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो क्या? यह भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है, लेकिन इस लेक्चर में अच्छी तरह हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। क्या स्टेट में जुडिशरी भी आता है, क्या स्टेट में कोर्ट भी आता है, स्टेट में और क्या क्या आता है जिसके खिलाफ आप जा सकते हो कोर्ट्स। ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल नंबर 12 में देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 12 बोलता है मेरा नाम है स्टेट, मैं हूं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मेरे ही खिलाफ आप बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ने जा रहे हो। इसीलिए हर एक फंडामेंटल राइट में आपको मिलेगा स्टेट का नाम। स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल डू दिस। किसी जगह होगा स्टेट शैल नॉट डू दिस, मतलब इसीलिए अरे एक सेकंड मेरे भाई, मैंने आपको एक लेक्चर में यह बताया था, पहले लेक्चर में, फंडामेंटल राइट्स मोस्टली नेगेटिव हैं। स्टेट शैल नॉट डू दिस, शैल नॉट डू दिस, शैल नॉट डू दिस। स्टेट को रोका जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स को रोकते हैं, स्टेट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, तो स्टेट्स इसीलिए फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं। लेकिन जानना यह है कि मैंने तब बोला था मोस्टली नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव का मतलब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव नहीं है। किसी किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बोलता है स्टेट शैल डू दिस, शैल नॉट नहीं, स्टेट शैल डू दिस। शैल डू दिस मतलब स्टेट को रेस्ट्रिक्शन नहीं, स्टेट को बोल रहा है करने के लिए। इसीलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव भी हैं, वो बहुत कम है, लेकिन हाँ मोस्टली नेगेटिव है, क्योंकि बहुत जगहों पे आपको मिलेगा स्टेट शैल नॉट, शैल नॉट, शैल नॉट, शैल नॉट, शैल नॉट। बहुत जगह आप पे मिलेगा कि स्टेट को रोका जा रहा है। इसीलिए आपको अगर सवाल आए फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको लिखना है नेगेटिव। ठीक है ना? अगर ऐसा सवाल हो नीचे ऑप्शंस मोस्टली नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव नहीं मोस्टली नेगेटिव वाले पे टिक देना है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव भी हैं। हम आपको बताएंगे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के, साथ साथ आपको बताएंगे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, कहां पे लिखा है स्टेट शैल नॉट, कहां पे लिखा है स्टेट शैल। ओके। अब हाँ सर, आप बताइए, ये आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, इस स्टेट के अंदर कौन कौन है एक आम इंसान को पता चलना चाहिए, तभी तो वो जा सकता है एमपीज के खिलाफ कोर्ट्स, वो जा सकता है प्रेसिडेंट के खिलाफ कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो जा सकता है कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आप जा सकते हो कोर्ट, एमपी या एमएलए के खिलाफ जा सकता है इंसान कोर्ट्स। पता होना चाहिए ना ये स्टेट में कौन कौन होता है। अरे पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, कोई ट्रस्ट है, उसके खिलाफ भी जा सकता है इंसान कोर्ट, अदर बॉडीज के खिलाफ भी जा सकता है कोर्ट, इवन के कोर्ट के खिलाफ भी जा सकता है इंसान कोर्ट।
ये बहुत मजेदार बात है, समझाऊंगा मैं आपको। कोर्ट के खिलाफ भी जा सकता है इंसान, कोर्ट, हाँ, मगर किसी किसी केस में ही कोर्ट के खिलाफ जा सकते हो आप, कोर्ट। ओके, अच्छा, पढ़ते हैं स्टेट में कौन कौन आता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 बोलता है, और इसमें, और हाँ ये भी याद रखना, आर्टिकल 12 है ना पहला फंडामेंटल राइट। इसी तरह इसके बाद हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 36 आएगा ना, उसमें भी सेम टू सेम डेफिनेशन है स्टेट की। आर्टिकल 36 भी सेम डेफिनेशन देता है। डीपीएसपी का पहला आर्टिकल सेम है फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 और डीपीएसपी का आर्टिकल 36, जो कि डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है। तो 36 आर्टिकल बराबर है आर्टिकल 12, और दोनों के दोनों बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ओके, यहां तक आपको समझ आया ना। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे। अब हम सीखेंगे इस स्टेट के अंदर कौन कौन आता है। स्टेट के अंदर सबसे पहले सेंटर से कौन आता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इतना तो सबको पता होगा कि कानून, लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। उसी लॉ को इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट, एनफोर्स कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और वो लॉ जो बना, उसके खिलाफ अगर कोई गया, उस लॉ का वायलेशन अगर कोई किसी ने किया, तो सजा कौन देगा, जुडिशरी। अब जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लॉ को छोड़ो, लॉ अलग बात है, जो लेजिस्लेचर बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है जुडिशरी। जुडिशरी है वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव करता है, तो जुडिशरी इनके बनाए हुए कानून को या एक्शन को बोल सकता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। तो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, वॉच डॉग है। ये दो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहे, खराब करना चाहिए, हटाना चाहे, तो जुडिशरी उनको रोक सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना आप जानो, फिलहाल आपने इतना समझा, लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी उस लॉ का ध्यान रखता है, किसने वायलेशन किया तो सजा देंगे। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, आपको यह शायद पता भी होगा। पार्लियामेंट जो है वही है सेंटर का लेजिस्लेचर, वो तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउसेस है, एक है राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। इतना तो हमें आपको पता है और आगे पढ़ना भी हमें। लेकिन इस पार्लियामेंट, इस बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इस दो हाउसेस वाले लेजिस्लेचर के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जाननी है। वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जितने भी लोग हैं, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये जो बहुत सारे लोग हैं, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यही ला बनाते हैं, यही लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर बनाते हैं। लेकिन इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, या इसी पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एमपीज ऐसे हैं, कुछ राज्यसभा से लोग, कुछ लोकसभा से लोग ऐसे हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव भी हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको हम बोलते हैं, जो कि जिसको हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंटर का गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्टर्स है। तो राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी एमपीज मिनिस्टर बनते हैं, जो कि ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी के होते हैं, जो पार्टी ने जीता। अब ये जो एमपीज है, खास खास बंदे, यही है मिनिस्टर्स, या सेंट्रल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलो, या सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलो, जिनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, राज्यसभा और लोकसभा के दरमियान मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है, इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को बीच में बनाया। समझो इस बात को, इसीलिए इसी को बोलते हैं वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं ज्यादा इधर डीप नहीं जाना चाहता, उधर इधर, लेकिन हां इतना समझो ना कि जो लेजिस्लेचर है उसी के अंदर, जो पार्लियामेंट है उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव भी हैं।
ठीक है, इतना समझे ना आप? ओके। पार्लियामेंट के अंदर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। उसी को बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या उन्हीं को बोलते हैं सेंटर एग्जीक्यूटिव्स। और हाँ, इनके अलावा और भी होता है, प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है, जो कि राज्यसभा लोकसभा के बाहर होता है। आपको अगर कोई बोले पार्लियामेंट किस किस का बना हुआ है, आपको नहीं बोलना है कि राज्यसभा लोकसभा, गलत हो आपको बोलना है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट 3 चीजों का बना है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। इस राज्यसभा लोकसभा के अंदर कुछ लोग हैं मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव, और प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव ही आता है, ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब अगर किसी एमपी ने आपको कुछ बोला, वो स्टेट में आता है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फंडामेंटल राइट वायलेट किया, प्राइम मिनिस्टर ने फंडामेंटल राइट वायलेट किया, प्रेसिडेंट ने फंडामेंटल राइट वायलेट किया, ये सब ने अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया, तो आपको पता है क्या करना है। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है। सर ये जुडिशरी समझाएंगे, रुकिए। अब सेंटर की बात तो है, अब स्टेट से भी, अगर स्टेट का लेजिस्लेचर और स्टेट का एग्जीक्यूटिव, या आगे हम पढ़ेंगे स्टेट का जुडिशरी भी, अगर वायलेट करे आपका फंडामेंटल राइट, तो आप जा सकते हो कोर्ट, क्योंकि स्टेट का भी आता है इस आर्टिकल 12 के डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। देखो, स्टेट का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी सेम ही है। आपको मैं बताऊं, स्टेट के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। और स्टेट्स के अंदर भी अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अब ये तो लेजिस्लेचर है, ये तो कानून बनाते हैं, ये तो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सारे के सारे कानून बनाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स एमएलसी, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं एमएलए। तो एमएलए एमएलसी जो हैं वो सारे लेजिस्लेचर हैं, मगर हाँ, कुछ एमएलए कुछ एमएलसीज बना सकते हैं गवर्नमेंट, जो कि जीतेंगे, हम पढ़ेंगे आगे अच्छी तरह। कुछ एमएलए एमएलसीज जो हैं वो ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट उनको बोलते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट उनको बोलते हैं, या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलो, जिनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स में, सेंटर पे, सॉरी सीएम स्टेट्स में, सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर। सीएम को भी मैंने बीच में रखा, ना ही इसको मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि सीएम भी हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, दोनों हाउसेस का मेंबर सीएम भी हो सकता है। इतना आपको याद रखना है कि पीएम भी दोनों हाउसेस का हो सकता है। नॉर्मली लोअर हाउस का होता है, मगर रह चुका है बहुत बार पीएम अपर हाउस का भी। तो सीएम पीएम दोनों हाउसेस के हो सकते हैं, इतना आपने जाना। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये आते हैं, अगर याद रखना, एमएलए एमएलसी या सीएम या गवर्नर, देखो ये बात भी जानो ना, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं होता, गवर्नर भी होता है। जैसे ऊपर प्रेसिडेंट आपने देखा, स्टेट लेजिस्लेचर के 3 पार्ट्स हैं, गवर्नर, अपर हाउस, लोअर हाउस। और हाँ, किसी किसी स्टेट में ये वाला हाउस है ही नहीं। अरे किसी के बहुत सारे स्टेट्स में अपर हाउस है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे क्यों नहीं है, कुछ स्टेट्स में क्यों है, कुछ स्टेट्स में अपर हाउस। अगर अपर हाउस नहीं है तो उसका क्या रीजन है होने का, बहुत सारी चीजें हैं यार, एक ही लेक्चर में नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। अब ये सारे लोग, गवर्नर, सीएम, पीएम, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट्स के एमएलए एमएलसीज, कुछ भी आपको बोले आप जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, 32 सुप्रीम कोर्ट, और वो इशू करेंगे रिट्स या इशू करेंगे एक्शंस अगेंस्ट दीज पीपल जिन्होंने आपका वायलेशन किया, आपके फंडामेंटल राइट को। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानना है कि लोकल बॉडीज भी आते हैं स्टेट के डेफिनेशन में। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रस्ट, अगर ये भी आपका वायलेशन करे फंडामेंटल राइट, तो आप जा सकते हो कोर्ट्स। अदर बॉडीज भी दिया गया है आर्टिकल 12 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। अदर बॉडीज
टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बॉडी भी है, ये बॉडी भी है, ये बॉडी भी है। ये सारी बॉडीज आती हैं स्टेट के डेफिनेशन में, और उन्होंने अलग अलग केस में अलग अलग चीजें बताई। वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमें, लेकिन जो जो बच्चे को पढ़ना है केएस के लिए या यूपीएससी आईएएस के लिए, तब केसेस भी इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े से, और हम आपके लिए वो अलग लेक्चर लाएंगे। अब मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा है अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए। चलिए, अगर बहुत ज्यादा मैं बताता हूं आपको, बहुत ज्यादा डेप्थ में बताता हूं, तो नीचे कमेंट करो, मैं टू द पॉइंट बता दूंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुछ लेक्चर्स में लाने वाला हूं जो कि क्रैश कोर्स होंगे, जिसमें एक दिन में आपका सारा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। एक दिन में आपका मेजर पोर्शन ऑफ जीएस या जनरल नॉलेज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन मतलब कि वो बहुत लंबा होगा लाइव लेक्चर, 5 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सवालों पे, आप कितने सवाल मुझे पूछोगे। अगर आप चुप बैठोगे तो मैं तो खत्म करूंगा उसको 3 घंटे में। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि लोकल बॉडीज तो ठीक है, उसके बाद अदर बॉडीज भी होते हैं स्टैच्यूरी, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई हैं। जो चीजें नॉन स्टैच्यूरी, जो कि पार्लियामेंट ने बनाई नहीं किसी एक्ट से, या लेजिस्लेचर ने एक्ट से नहीं बनाई, शॉर्ट में LIC, ONGC, SAIL, ये सारी चीजें अदर बॉडीज में आती हैं। इंपॉर्टेंट बात लेकिन कुछ और है, वो ये है, क्या सर जुडिशरी अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का जज या कोई भी जुडिशरी का मेंबर अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो क्या मैं जुडिशरी के पास जा सकता हूं? कोर्ट मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो क्या मैं कोर्ट के पास जा सकता हूं? ये सवाल होगा ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली, और प्राइवेट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली। देखो भाई, कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये बोला कि जुडिशरी भी आएगा स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, मगर जब वो जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस चलाता हो, जुडिशियल फंक्शंस नहीं चलाता हो। जैसे कि कोई जज है, वो अपना फैसला सुनाता है आपको, उसने बोला आपको 4 साल की सजा, तो आप बोलोगे अरे मेरा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट वो राइट वायलेट हुआ, राइट टू मूवमेंट, बहुत सारे राइट आपके वायलेट हो जाएंगे ना। तो उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते मेरा जुडिशरी ने राइट वायलेट किया, फंडामेंटल राइट, मैं जुडिशरी के खिलाफ जाऊंगा जुडिशरी में। तो ये जुडिशरी उस टाइम स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, तो आप नहीं जा सकते कोर्ट में। क्यों? क्योंकि स्टेट के खिलाफ ही आपको जाना है कोर्ट में, ऐसे आप नहीं जा सकते। कोर्ट में आपको जा सकते हो आप फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन पे, स्टेट के खिलाफ ही। लेकिन अगर स्टेट के बाहर कोई आपको कोई वायलेशन करता है तो आप नॉर्मल कोर्ट में जा सकते हो, नॉर्मल लीगल प्रोसीजर से सारी चीजें हो जाएंगी। अब फंडामेंटल राइट अलग कैटेगरी आता है। अब आपको यह जानना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन चला रहे हैं कोर्ट्स, जैसे कि कोर्ट्स ने बोला अपॉइंटमेंट, कोर्ट्स ने बोला ट्रांसफर ऑफ जजेस, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें किसी के साथ वायलेशन होता है, या जज मुझे बाहर आके कुछ बोलता है, बाहर आके ना अनटचेबल बोलता है, मैं जज के खिलाफ जा सकता हूं। अरे सुप्रीम कोर्ट का जज मुझे बोले आप बाहर आके कुछ, कोर्ट में वो मुझे बोल सकता है कि आपकी सजा ये, आपकी सजा वो, आपकी सजा ये मिल जाएगी। लेकिन याद रखना कि कोर्ट को भी ये पावर नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट वायलेट करे। हां, अगर वो फैसला अपना सुनाता है, अगर वो कोर्ट जुडिशियल फंक्शन करता है, अगर वो अपना नॉर्मल जुडिशियल फंक्शन चलाता है, उस टाइम आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है। उस टाइम कोर्ट्स स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता, उस टाइम कोर्ट्स आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। देखो ना, सेंटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई स्टेट्स में कौन सा होता है कोर्ट? हाई कोर्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि चाहे ये कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से छोटे कोर्ट्स, चाहे कोई भी कोर्ट हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जब वो चलाए, जब वो ट्रांसफर ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट हो, उनका एग्जाम हो, उनके बारे में कुछ कोई भी चीज हो नॉर्मल वाली, तो आप जा सकते हो कोर्ट के खिलाफ कि इसने मेरा अपॉइंटमेंट नहीं किया, मेरा राइट टू वायलेशन, ये इसने मेरा राइट वायलेट किया, ठीक है, इसने मुझे एग्जाम नहीं देने दिया ऑन द बेस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, इसने मेरा वो अपॉइंटमेंट वाला, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला राइट वायलेट किया। कोर्ट ने ये बोला हाँ भाई, नॉन जुडिशियल फंक्शन में कोर्ट नहीं आता आर्टिकल 12 में। और ये भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी आर्टिकल के कैटेगरी में, किसी आर्टिकल में प्राइवेट के खिलाफ भी आप जा सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपका वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट का,
तो कोर्ट करेगा एनफोर्स, ठीक है, कोर्ट करेगा, इश्यू रिट्स उस बंदे के खिलाफ। प्राइवेट भी किसी किसी आर्टिकल में, हम आर्टिकल को साथ साथ जब पढ़ेंगे तो हम आपको साथ साथ बताएंगे प्राइवेट, ठीक है, ओके। अब है इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 13 पता है क्या है? ये आर्टिकल 13 इस स्टेट को और ज्यादा रोकता है। ये आर्टिकल 13 जुडिशरी को और ज्यादा पावर देता है। ये आर्टिकल 13 इस स्टेट को या लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट को और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है। कैसे? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अब कोई कानून अगर बनाएगा, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कोई कानून बनाएगा और वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में वो कानून बनाते हैं, या वो कानून इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट है, अपोजिट विद फंडामेंटल राइट है, कंट्राडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, कंट्रावेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, वो कानून जो बनाता है सेंटर या स्टेट का लेजिस्लेचर, और वो कानून अगर इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट तो वो माना जाएगा माना जाएगा वाइड, नल, जीरो, वो कानून नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या वो कानून खत्म हुआ? ये आपको देखना पड़ेगा। थोड़ी सी पिक्चर अभी बाकी है भाई मेरे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी आपको समझाऊंगा मैं, मुश्किल नहीं है, भागना नहीं। डॉक्ट्रिन कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो, सिंपल सी बात है, कानून है और कोई कानून बना था पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई कानून है, कोई भी कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी थे और आज भी चल रहे हैं। तो कोई भी कानून कहीं पे भी बना हो, लेकिन वो कोर्ट के पास आया और कोर्ट ने देखा वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करता है वो कानून। और जब कोई कानून बनता है या जब बना हुआ है और जब पता चलता है कि ये फंडामेंटल राइट के अपोजिट है, तो उस लॉ को माना जाता है वाइड, नल, जीरो। उस लॉ को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, याद रखना, सबऑर्डिनेट छोटे कोर्ट नहीं, उस लॉ को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों बोल सकते हैं। उस लॉ को कोर्ट्स बोल सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या ये लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया, चाहे सेंटर के या स्टेट के, वो है इनवैलिड, वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो है इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकता है और हाई कोर्ट भी बोल सकता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी बोल सकता है भाई ये लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, इसलिए उस लॉ को बोला जाएगा वाइड। ये जुडिशरी को ज्यादा ताकत देता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को और ताकत छीनता है। उनका ताकत कम होता है, जुडिशरी का ताकत ज्यादा होता है, क्योंकि जुडिशरी बोल सकता है आपने जो लॉ बनाया वाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर बढ़ गया भाई जुडिशरी को। अब आप सोच रहे होगे, सर कोई कानून बनाया गया या बना हुआ है, सारा का सारा कानून अगर कानून के अंदर जैसे एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, अब लॉ के अंदर कुछ सब पार्ट्स होते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल एक ही पार्ट जाता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, तो क्या सारा कानून को जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जीरो मानेगा, नल मानेगा, वाइड मानेगा? इसी में आए डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स, सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी। देखो, याद रखना ये बात। सबसे पहले आपको मैं बताऊं इक्लिप्स, उसके बाद सेवरेबिलिटी। चलो सेवरेबिलिटी पहले बताता हूं, क्योंकि ये मैंने आपको बोला कानून है 1, 2, 3 पार्ट, 4 पार्ट है, और ये वाला पार्ट लॉ जो बनाया वो फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन में आता है, कंट्राडिक्ट करता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी बोलता है इसी लॉ को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी लॉ को माना जाएगा इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बाकी लॉज चलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये लॉज अलग हैं इस लॉ से, सेपरेट अगर ये होते हैं, अगर ये लॉज अलग से फंक्शन करते हैं, ऐसा नहीं हो कि ये लॉ सारे के सारे इस वाले लॉ के डिपेंडेंट हो जो लॉ हटाया गया। सेपरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी यही बोलता है कि बाकी के लॉ के पार्ट्स चलेंगे, जो लॉ का पार्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है उसी लॉ के पार्ट को आप वाइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड मानिए। ये है डॉक्ट्रिन, इतना सिंपल डॉक्ट्रिन है। अब दूसरा,
याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये बात याद रखना। ये है फंडामेंटल राइट, मान लिया आपने, ठीक है। और ये है फंडामेंटल राइट का, मान लो कोई आर्टिकल, चलो ये एक आर्टिकल है, ठीक है, और ये ला बनाया गया, ये ला बनाया गया, ठीक है। और ये सारा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करता ये ला बस इस वाले फंडामेंटल राइट किसी, मान लो आर्टिकल 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 18 फॉर एग्जांपल, अरे आर्टिकल 18 क्या, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो चलो आर्टिकल मान लो, अरे यार क्या हो गया इसको, आर्टिकल 18, चलो आर्टिकल 18 का वायलेशन करता है एक ला बनाया गया। उनने बोला अब से इन इन लोगों को टाइटल एबॉलिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे कि जो जवान है, जो कि बहादुर है, वो अपना टाइटल रख सकते हैं। आर्टिकल 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये आर्टिकल 18 के खिलाफ है ये जो कानून बनाया गया, तो इस कानून को माना जाएगा वाइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, ठीक है। मगर याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलता है ये खत्म नहीं हुआ, इनवैलिड है, लेकिन ये डवार्फ है, मतलब ये अभी ये जो कानून है ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये इनएक्टिवेट है लेकिन एक्टिवेट हो सकता है, ये अभी सोया हुआ है लेकिन जाग सकता है, ये अभी इनवैलिड है लेकिन आगे वैलिड हो सकता है। ये लॉ बुक्स में इस कानून को आप रखो, लेकिन हां अभी के लिए ये डिसफंक्शनल है। अगर आगे आर्टिकल 18 खत्म होता है, जिस आर्टिकल को ये ब्लॉक करता था, अगर वो आर्टिकल अमेंडमेंट की वजह से आगे फंडामेंटल राइट वो आर्टिकल खत्म करता है, तो ये जो लॉ है ये एक्टिव हो जाएगा, ये इनएक्टिव था ये एक्टिव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब शैडो। इस लॉ को आप खत्म मत करो, इसको फंडामेंटल राइट के शैडो के अंदर रखो, इसको इनएक्टिवेट रखो। क्या पता ये लॉ जिस चीज को वायलेट करे वो चीज कल फंडामेंटल राइट से डिलीट हो जाए, या वो चीज कल चेंज हो जाए, या कल इन दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ है, जो प्रॉब्लम है, जो इनके दरमियान कंट्रावेंशन है, वो खत्म हो जाए। वो अगर खत्म हो जाए तो लॉ जो बनाया गया था, इतना पार्लियामेंट का टाइम जाया नहीं करेंगे, उनने लॉ बनाया, कोई मकसद होगा, इसको अभी बंद रखो, आगे ये चल सकता है। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। चलो अब ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ये जो आर्टिकल 13 है, इसमें आपको ये जानना है ये लॉ कौन कौन सा है। आर्टिकल 13 के अंदर कुछ वैसे क्लासेस है। आर्टिकल 13(1) क्लास बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। आर्टिकल 13(2) बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ बने उसके बारे में, और ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लॉ बने हैं और अभी भी हैं उसके बारे में। आर्टिकल 13(3) बात करता है बाकी लॉज के बारे में, जैसे कि ऑर्डर, रेगुलेशन, बाकी लॉज वाज के बारे में। आर्टिकल 13(4) बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे सवाल बन सकता है। देखो आर्टिकल 13(4) से सवाल आ सकते हैं, याद रखना आर्टिकल 13(4) से सवाल बन सकता है। मेरा मतलब मैं सोच रहा हूं कि आर्टिकल 13(4) से अगर सवाल आए तो ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन ना मतलब आंसर ना दे सको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चीज न्यूज में होती है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज में बोला जाता है 1-2 साल में, उससे सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं, याद रखना। ओके, अब देखो, चलो भाई ये ला सर कौन सा ला तो बनाएगा, लेकिन कौन कौन सा ला। देखो परमानेंट लॉज जो कि पार्लियामेंट बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, परमानेंट लॉज वो ला अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो तो वो माना जाएगा जीरो, नल, वाइड। कौन कौन सा ला वो आपको देखने को मिलेगा यहां पे। कौन कौन सा ला में क्या क्या आता है, परमानेंट लॉ, टेम्पोररी लॉ भी आता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने ऑर्डिनेंस बनाया, जबकि लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, तो प्रेसिडेंट गवर्नर में इमरजेंसी में कोई कानून बनाया, कोई ऑर्डिनेंस बनाया, वो भी लॉ माना जाएगा। वो ऑर्डिनेंस भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ गया तो वो जुडिशरी बोलेगा नहीं भाई ऑर्डिनेंस जीरो, ऑर्डिनेंस नहीं माना जाएगा। स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से कोई चीज बनी है, कोई बॉडी बनी है, वो कोई ऑर्डर देती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस ऑर्डर बनाते हैं, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन कोई निकालते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन इनको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर निकाल। देखो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कोई रूल तो नहीं बनाता, कोई लॉ तो नहीं बनाता, ये तो लॉ को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन किसी किसी केस में एग्जीक्यूटिव भी रूल बना सकता है, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। ऑर्डर दे सकता है, बायला बना सकता है। बायला होता है भाई, ऑर्डर आपको पता होगा, नोटिफिकेशन सुना होगा, लेकिन बायला शायद ना सुनो। बायला होता है कोई लोकल एरिया के लिए कोई कानून, छोटे से एरिया के लिए कोई कानून, लोकल एरिया किसी एरिया के लिए कानून, ठीक है।
ऑर्डर निकाल सकता है, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये जो एग्जीक्यूटिव निकाल सकते हैं, मिनिस्टर्स निकाल सकते हैं, कोई लॉ, मेंबर, ये जो मिनिस्टर्स हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव के, सॉरी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, सेंटर के मिनिस्टर्स हैं, कुछ भी, ठीक है ना, वो अगर कोई नोटिफिकेशन निकाले और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो वो नोटिफिकेशन को कोर्ट बोलेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है कोर्ट के पास, ये पावर है। अब है 13, आर्टिकल 13 क्लास 4। ये आर्टिकल 13 क्लास 4, देखो ना, आपको पता है पार्लियामेंट को यहां पे कम ताकत मिलता है, क्योंकि लॉ कोई बनाएगा तो जुडिशरी बोलेगा इनवैलिड, जुडिशरी को बहुत पावर, पार्लियामेंट को कम पावर। तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाई 1971 में। उसने बोला देखो भाई, ये क्या हम कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते, क्यों ना हम एक और रास्ता अपनाए। उन्होंने आर्टिकल 13 क्लास 4 इंट्रोड्यूस किया, ऐड किया अमेंडमेंट से। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्लास 4 आया आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 के ये पहले से थे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, लेकिन अमेंडमेंट से कौन सा क्लास आया? 13(4) अमेंडमेंट की गई कब? 1971 में, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और इस अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में पता है क्या बोला? पार्लियामेंट ने बोला देखो भाई, अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट करता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने का अंडर आर्टिकल 368। कैसे अमेंडमेंट होता है वो हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 में आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट ने बोला आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, और अगर अमेंडमेंट की गई इन फंडामेंटल राइट्स में या कहीं पे भी, तो वो इस लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा ला, आर्टिकल 13 बात करता है लॉज के बारे में। आर्टिकल 13 वैसे देता है नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ, कौन सा लॉ नहीं माना जाएगा। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा आर्टिकल 13 देता है डेफिनेशन ऑफ लॉ, नहीं भाई गलत है। आर्टिकल 13 एक्चुअली देता है नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ, कौन सा लॉ नहीं माना जाएगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करे तब नहीं माना जाएगा। ओके, तो इन्होंने बोला देखो भाई, अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट करे तो वो आर्टिकल 13 के लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप आप कोर्ट बता सकता है पार्लियामेंट ने ये बनाया कानून, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन पार्लियामेंट ने अगर अमेंडमेंट की, कोई कानून नहीं, लॉ नहीं ला बनाया, अगर कोई चेंज लाई कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ नहीं बनाया, अमेंडमेंट की, तो वो लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के लॉ के अंडर, लॉ के डेफिनेशन के अंदर। इसलिए इसको कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसको कोर्ट नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता। इसलिए जो हम अमेंडमेंट करेंगे, पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करेगा, वो कोर्ट नहीं बोल सकता कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, क्योंकि ये आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर नहीं आता। कोर्ट बोल सकता है आर्टिकल 13 के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करे वो लॉ। इन्हें बोला अमेंडमेंट जो हम करेंगे वो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करे ना वो अमेंडमेंट, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता कोर्ट्स में। कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकता उस अमेंडमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा, तो आप अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को हटाना चाहते हो, आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, और आप बोलते हो अमेंडमेंट नहीं है लॉ आर्टिकल 13 के। चलो हम भी एक फैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में ये केस हुआ, उसमें बोला ठीक है, आप करो अमेंडमेंट, आप करो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, आप करो चेंज इन फंडामेंटल राइट्स, मगर बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स का चेंज नहीं होना चाहिए, और ये बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा चीज आता है बेसिक स्ट्रक्चर में, कौन सा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर है, अब पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकता। अमेंड अगर करेगा पार्लियामेंट तो कोर्ट बोलेगा आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आपने इस बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किया, चेंज करना चाहा इसको, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से बॉल आई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा आपका अमेंडमेंट सही है कि गलत, मैं डिसाइड करूंगा आपका अमेंडमेंट हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे कि नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि आपका अमेंडमेंट जो आपने किया वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है कि नहीं, ठीक है ना। और देखो ये आर्टिकल में जो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको यूपीएससी आईएएस कराएंगे। जैसे कि पहले शंकरी प्रसाद केस में बोला गया,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि चलो जल्दी जल्दी बोलूंगा, शंकरी प्रसाद केस था, फिर गोलकनाथ केस, फिर ये अमेंडमेंट आया, फिर केशवानंद भारती केस आया। ये सारी कहानी है। इस कहानी का बैकग्राउंड आपको जानने के लिए भाई मेरे हम आपके लिए ला रहे हैं अलग अलग कोर्सेज यूपीएससी के लिए और जेकेपीएससी। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.